असदुद्दीन ओवैसी के जो झंडा बरदार हैं दिल्ली में, उनकी ज़बान पर सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? शुरुआत हुई तो मुसलमान, बीच में आए तो मुसलमान, सियासी तपिश की बात की तो मुसलमान। हिंदुस्तान क्यों नहीं है? दिल्ली क्यों नहीं है? आपकी ज़बान पर, आपकी नीयत में, आपकी आंखों में सिर्फ मुसलमान क्यों है? पहली क्या बात दिल्ली को पिक एंड चूज करेंगे आप? पहली बात तो मैं भारत बोलता हूँ। हाँ, संविधान में भारत लिखा है, संविधान को मेरा मानते भारत माता की जय बोल दीजिए। संविधान में भारत लिखा है ना, क्या लिखा बिल्कुल लिखा है, भारत है? लिखा भारत ही लिखा है ना। हाँ, लिखा है। इंडिया डेट इज भारत, हम्म। हिंदुस्तान तो नहीं लिखा है ना। आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर में कहती है एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। उन निकम्मों में एक आपके नेता की भी फोटो है, ओवैसी की फोटो। मैं जवाब दे दूं? निकम्मों की कतार में जवाब दें। बिल्कुल। निकम्मा वो है जिसको पूरे देश ने देखा। जब दिल्ली दंगे हो रहे तो यही निकम्मा और नकारा अरविंद केजरीवाल खामोश थे। अगर ये चाहते तो उन इलाकों में यहाँ से दौरा करके दंगा रुकवा सकते थे। आज जो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं वो आरएसएस के अब्बा की या बीजेपी की नहीं है। वो मुसलमानों की अपनी जायदाद हैं जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने दान किया। किसी और की गलतियों पर आईना तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब जैसी गलतियों को याद नहीं करना चाहते आप। जो साजिशें देश को तोड़ना चाहती है हाँ। और हिस्ट्री को रेक्टिफाई करना चाहती है ना, तो अगर खोदने पे आ जाएंगे तो डायनासोर के अंडे भी निकलने शुरू हो जाएंगे। वरना अस्तित्व यहाँ तक खत्म हो जाएगा कि यहाँ से आर्य समाजी जो जिसको खुद कहते हैं वो उनको यहाँ से आर्यव्रत जाना पड़ेगा और वो भारत का मूल निवासी नहीं है। आपकी जबान ब्राह्मण समाज भारत के मूल निवासी में नहीं आते। बता रही है कि ये पर्शियन जबान, ऐसी जबान की वजह से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ये स्लोगन चेतावनी है मुसलमानों आपके लिए, मुसलमानों के लिए। किस बाबरी मस्जिद की बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन सी बाबरी मस्जिद? 1949 में ये वही जगह थी जहाँ पे मूर्तियां लाके रख दी गई और उस वक्त के डीएम ने ये रामलला प्रकट हुए थे, मूर्तियां रखी नहीं गई थी, रामलला प्रकट हुए थे। दोनों के बीच फर्क है। नहीं, पर कोर्ट के जजमेंट में तो ऐसा नहीं है। हिस्टोरियन भी हैं। कोर्ट के जजमेंट में तो ऐसा नहीं है। अयोध्या जाने वाली तमाम यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं उसमें किस तरह का होता है। आज इस्कॉन टेम्पल से जो निकलने वाली जो जत्था होता है, आज फ्लाइट्स के अंदर, आज एयरपोर्ट्स के ये पर सब जगह वो बिल्कुल बड़ी तादाद में ये इस तरीके से काम। आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी। आपको ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन से दिक्कत है? आपको नमाजों से दिक्कत है? पैमाना आपके लिए लागू होता है वो हमारे लिए लागू होना चाहिए। अगर आपकी नज़र में ट्रेन में नमाज पढ़ना आपकी भावनाओं को आहत करता है तो फिर भजन कीर्तन भी हमारी भावनाओं को आहत करता है। हम भी तो ट्रेन में जाते हैं। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव के साथ ताव है। सियासी दलों में किसी का बढ़ा तो किसी का घटा भाव है। जब भाव को आप तौलते हैं ना तो 2013 में जाते हैं, नजदीकी इतिहास देखते हैं तो याद आता है 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस के दम पर बनाई, वही कांग्रेस जिसकी मुखालफत करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। 49 दिन सरकार चलाई, उसके बाद फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 2014 में फिर से सरकार बनाई, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 2020 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई। जानते हैं ये इतिहास मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि इस साल 2025 में इतिहास बदला है, बहुत कुछ बदला है और बड़ा बदलाव है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में दम दिखाने को बेकरार है, खम ठोकने को बेताब है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पहली बार दिल्ली के चुनावी मैदान में है। कितनों का खेल बिगाड़ेंगे, कितनों का खेल बनाएंगे, किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। और असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली में चेहरा सिर्फ एक ही है, नाम शुएब जमाई। न जाने कितने टीवी डिबेट्स में आप देख चुके हैं, बहुत अग्रेसिव रहते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, और शुएब जमाई आपके अपने राष्ट्रवादी राशिद के साथ एक्सक्लूसिव स्टूडियो में है। थैंक यू सो मच शुएब साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत। चुनावी पारा कितना बढ़ा है? दिल्ली में ठंड बढ़ी है, इस ठंड के साथ तपिश चुनाव की कितनी बढ़ी है? देखिए, दिल्ली के अंदर ठंड तो है, लेकिन MIM ने इस बार सियासी तापमान को बढ़ा दिया है और शुक्रगुजार होना चाहिए दूसरी सियासी पार्टियों का कि जो उनको चुनाव के बाद जो झटके महसूस होने वाले हैं
उससे पहले थोड़ी सी गर्माहट एमआईएम की वजह से मिल रही है। और एमआईएम इस वक्त पूरी तैयारी के साथ फ्रंट फुट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जो 10 सालों का जो इतिहास है दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन और नाकारेपन का जो बानगी है, और पूरे दिल्ली ने देखा, चाहे वो दिल्ली दंगों के दौरान उनकी एक शरारत भरी और एक साजिशन जो खामोशी थी, जस्टिस लोकुर समिति की रिपोर्ट आप देख लीजिए, चाहे वो मरकज़ के मामले के दौरान मुसलमानों को साजिशन फंसाने को लेकर जो उनका ये मामला था, तमाम चीज़ें दिल्ली के मुसलमानों की नज़र में है और समय आ गया है उसका हिसाब किताब लेने का। और एमआईएम इस वक्त एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिल्ली में उभरती हुई नज़र आ रही है। 2 हमने कैंडिडेट के अनाउंसमेंट किया है, जब इसी से यहाँ से मामले आपको पता चल जाएंगे कि दूसरी पार्टियों में कितनी बेचैनी है। असदुद्दीन ओवैसी के जो झंडा बरदार हैं दिल्ली में, उनकी जबान पर सिर्फ मुसलमान ही क्यों है? शुरुआत हुई तो मुसलमान, बीच में आए तो मुसलमान, सियासी तपिश की बात की तो मुसलमान। हिंदुस्तान क्यों नहीं है? दिल्ली क्यों नहीं है? आपकी जबान पर, आपकी नीयत में, आपकी आंखों में सिर्फ मुसलमान क्यों है? क्या दिल्ली को पिक एंड चूज करेंगे आप? पहली बात तो मैं भारत बोलता हूँ, ये भारत है और भारत सबके लिए है। मुझे नहीं पता हिंदुस्तान किसको आप कहते हैं, मैं तो भारत कहता हूँ। और ये भारत हिंदुस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हिंदू लगा हुआ है। नहीं, ये भारत है। काशीराम ने इसको भारत कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भारत कहा, और ये भारत ही है और भारत रहना ही चाहिए। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान भी कहा है। मैं नहीं मानता, हिंदुस्तान नहीं मैं मानते इसको भारत मानता हूँ। काशीराम जी ने अपनी समाज की राजनीति की, उन्होंने अपनी लकीर खींची, बहुजन समाज को आगे बढ़ाया। अगर हर समाज का नेता हो सकता है तो मुस्लिम समाज का नेता क्यों नहीं हो सकता? अगर हर समाज की आवाज़ हो सकती है तो मुसलमानों की आवाज़ क्यों नहीं उठ सकती? अगर हर किसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ठेकेदार है मुसलमानों की? कहाँ गए थे वो मसीहा जब दिल्ली जल रही थी, जब पूर्वी दिल्ली के अंदर यहाँ से ब्रिजपुरी के पुलिया के पास यहाँ से सिलेंडर से ब्लास्ट किए जा रहे थे? कहाँ गए थे ये मुसलमानों के मसीहा तथाकथित? आप बनेंगे मसीहा, आप बनेंगे ठेकेदार। कभी हमारी पार्टी ने नहीं कहा बनेंगे ठेकेदार। हाँ, हम उनकी जुबान जरूर बनेंगे। मैंने मसीहा कभी दावा नहीं, कोई मसीहा नहीं है। मसीहा तो सिर्फ एक खुदा है, मुसलमानों का एक ही मसीहा है, वो अल्लाह है। हाँ, हम सियासी तौर पर इस जमहूरियत के अंदर उनकी जुबान जरूर बनेंगे और उन खामोश जुबानों को जुबान देंगे और उन यहाँ से बेसहारों को सहारा देंगे, मजलूमों को यहाँ से हम उनका साथ देंगे। और इसी कड़ी में हमने यहाँ से ताहिर हुसैन साहब, जो दिल्ली दंगों के पीड़ित हैं, मजलूम हैं, जिसको मीडिया ने नैरेटिव रच के दंगाई और आप कहते हैं कि दिल्ली दंगों के पीड़ित हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है, पुलिसिया रिपोर्ट ये कहती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि ताहिर हुसैन का हाथ दंगाइयों के साथ था, और आप कहते हैं विक्टिम, वो कहते हैं मास्टरमाइंड। यही तो, इसी को तो तोड़ना है। ये मिथ है। आप जज बनेंगे, आप पुलिस वाले बनेंगे, जनता की अदालत लगेगी लोकतंत्र में। चुनाव तो होने दीजिए, जनता बताएगी कौन किसका नेता। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। दो चीजें, मैं फिर से वापस वहां पर आ रहा हूं। अगर मैं राशिद हाशमी यानी देश का एक मुसलमान ये कहता है शुएब साहब कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप क्यों नहीं कह सकते भारत जिंदाबाद? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते? मैं भारत कहता हूं। हिंदुस्तान में इसलिए आपको एलर्जी नहीं, भारत से क्या दिक्कत है? नहीं, भारत माता की जय बोल दीजिए। संविधान में भारत लिखा है, संविधान को मेरा भारत माता की जय बोल दीजिए। संविधान में भारत लिखा है ना? क्या लिखा? बिल्कुल लिखा है, भारत लिखा, भारत ही लिखा है ना? हाँ, लिखा इंडिया डेट इज भारत। हिंदुस्तान तो नहीं लिखा है ना? लेकिन संविधान को मानते नहीं मानते? अगर बिल्कुल मानते हैं, भारत माता की जय कहने के लिए कहां कहा गया बताइए? संविधान सबसे ऊपर है, तो फिर भारत बोलिए ना। अच्छा, यानी हिंदुस्तान जिंदाबाद आप नहीं बोलेंगे, भारत जिंदाबाद। नहीं, आपको भारत में क्या दिक्कत है? भारत की विविधता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान से दिक्कत मुझे आरएसएस के हिंदुस्तान से दिक्कत है। मुझे आरएसएस के हिंदू राष्ट्र क्या है? आरएसएस का हिंदुस्तान क्या है? आरएसएस का हिंदू राष्ट्र वही है और आरएसएस का हिंदुस्तान वही है जिसको गोलवालकर और सावरकर ने ये कहा था कि यहाँ तो सिर्फ हिंदुओं की, और वही भी वो जो
तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र की जो वो कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, दलितों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, संविधान को हटा के मनुस्मृति को वो लागू करना चाहते हैं, दोबारा से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और उसके जकड़न में बांधना चाहते हैं और मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं, इसके यहाँ से वोट देने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये तो गोलवालकर और सावरकर के किताबों में आप उठा करके देख रही है। हम वैसा हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह। ये भारत है और भारत की भूमि सबके लिए है और भारत ही रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी जो भारत को भारत मानता है वो भारतीय है। अगर आप भारत को भारत नहीं मानते हैं तो आप नेपाल या पाकिस्तान चले जाइए। अगर भारत को भारत मैं नहीं मानता या कोई नहीं मानता तो नेपाल या पाकिस्तान चला जाना चाहिए, ये आपका कहना है। हालांकि मैं भारत को भारत भी मानता हूं, भारत को इंडिया भी मानता हूं, भारत को हिंदुस्तान भी मानता हूं, लेकिन आपकी जबान पर 13% मुसलमान हैं दिल्ली के, आपकी जबान पर दलित हैं, आपकी जबान पर ओबीसी हैं, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं कह रहे कि 13% मुसलमान और लगभग 80-82-83% के आसपास हिंदू, आप उनको जबान पर क्यों नहीं ले आते? भाई उनकी शुएब जमाई के जबान पर हिंदू क्यों नहीं होते? असदुद्दीन ओवैसी की जबान पर हिंदू क्यों नहीं होते? अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान पर हिंदू क्यों नहीं होते? शुएब साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आप भारत मानते हैं, क्या भारत में हिंदू नहीं है? आप नहीं तय करेंगे कि किसी पार्टी की पॉलिसी तो क्या आप तय करेंगे? हम तय करेंगे, बिल्कुल हम तय करेंगे। और हमारी ये तो विभाजनकारी पॉलिटिक्स है ना फिर आपकी, फिर आप भी वही हुए हिंदू मुसलमान जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए। हर समाज के जब लीडर हो सकता है तो हमारी कोई किसी से नफरत नहीं, हम सबको प्यार करते हैं। हमारे पार्टी के अंदर भी तो नहीं है, हमारे पार्टी के अंदर हिंदू मोहब्बत भी तो नहीं है। आपको पता नहीं है ना, हमारे पार्टी यहाँ सावरकर के नाम पर कॉलेज खोला जा रहा है और आप कहते हैं कि सावरकर की आइडियोलॉजी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय समिति के अंडर सेक्रेटरी हिंदू है। हमारी पार्टी के अंदर यहाँ से कई सारे जो पार्षद हैं हैदराबाद के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर वो हिंदू हैं। तो हमने तो इसमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन एक समाज की राजनीतिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए और उस राजनीतिक विचारधारा पे चल के हम उस समाज को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं दे सकती। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी थी ना, उसमें तो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें तो हिंदू भी थे। शुएब साहब, आप तो जबरदस्त स्कॉलर हैं। काशीराम को नहीं मानते क्या आप? बिल्कुल मानते हैं, हम भी काशीराम को मानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्यों नहीं मानते? हम वो हिंदुओं की भी बात करते थे, आप क्यों नहीं करते? नहीं, बात करते हैं वो सब, लेकिन मौलाना आजाद के साथ कांग्रेस ने क्या किया वो हम भी जानते हैं। आज मौलाना आज़ाद को नाम तक नहीं लेना पसंद करते हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में सिर्फ चंद मुसलमान जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर हैं वो सिर्फ जुबान से नाम लेते हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में जितनी चर्चा नेहरू साहब की होती है उतनी चर्चा मौलाना आज़ाद की नहीं। सुनने में आया कि असदुद्दीन ओवैसी को अपने दिल्ली AIMIM अध्यक्ष पर इतना भरोसा है कि जितने भी टिकट बांटे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी से चल रही है, और इससे का नतीजा यह है कि जितने भी दंगाजीवी हैं, कोट अनकोट जितने भी दंगाजीवी हैं वो आपकी पहली पसंद है। ताहिर हुसैन आपकी पहली पसंद है, शफाउर रहमान आपकी पहली पसंद है, और अंदर की खबर तो यह भी है कि शाहरुख भी आपकी ही पसंद रहा। हाँ है, शाहरुख आपको पसंद है। जो यूं बंदूक लहराए वो शुएब जमाई की पसंद है। राम भक्त गोपाल को अगर बेल मिल सकता है तो शाहरुख पठान को क्यों नहीं मिल सकता? राम भक्त गोपाल ने जामिया में गोली चलाई थी, गोली भी चली थी, याद है, मैंने रिकवर किया उसे। उसको यहाँ से बेल मिला, बीजेपी के नेताओं ने उसकी माला अर्पण किया, बेल उसके बाद वो आज बीजेपी के बड़े नेता है। जब समाज उसको राम भक्त गोपाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, जुडिशरी नहीं है मैं और आप। मैं इसी का तो यही तो दिखा रहा हूँ कि हमारी लोअर जो कोर्ट्स हैं वो किस तरीके से बायस नैरेटिव पे चलती है और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है। शाहरुख आपका पोस्टर बॉय है दिल्ली में? मैं नहीं कहता हूँ, हम उस पर तो जाते ही नहीं, वो कैंडिडेट होगा नहीं होगा ये बात के विषय है, लेकिन ताहिर हुसैन को आप दंगा ही नहीं कह सकते। ताहिर हुसैन हमारे लिए पीड़ित है, जिसकी छत आपकी झूठी नैरेटिव कन्विक्शन हो गया क्या? जिनकी छत पर नहीं कन्विक्शन हो गया क्या? जिनकी छत पर साजिशों की बोतल रखी गई, जिनकी छत पर साजिश वाले पत्थर रखे गए, जिनकी छत पर साजिश मीडिया साजिशी है और मीडिया के नैरेटिव के जो है ना विक्टिम है वो। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद के हीरो हैं। ताहिर हुसैन वो शख्सियत है जिसने मुस्तफाबाद के अंदर दंगों में लोगों को बचाया है, और शफाउर रहमान वो शख्सियत है जिन्होंने जामिया के अंदर CNRC प्रोटेस्ट का यहाँ से एक अहम किरदार निभाया।
आज शिफाउर रहमान हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप देकर के उन्होंने जामिया में पढ़ाने का काम, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि कहाँ है हमारा वो गार्जियन जिसको तुमने 5 सालों से जेल में बंद रखा है, जो हमारे पढ़ाई का खर्च उठा रहा होता। आज आप ओखला के आवाम से पूछिए, शिफाउर रहमान उनके लिए हीरो हैं। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद के आवाम के हीरो हैं। अगर वो उनके हीरो हैं तो वो हमारे भी हीरो हैं। हम उनका साथ देंगे, चाहे ये बायस्ड मीडिया, गोदी मीडिया उनका साथ दे या ना दे, हम उनका साथ देंगे। और हाँ, जहां तक बात आपने टिकटॉक की बात कही जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी चलती है, जहां प्रदेश अध्यक्ष की राय की भी अहमियत होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ से फैसला होता है और हमारे इंचार्ज की भी राय होती है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आपके हिसाब से खारिज है? आपके हिसाब से स्पेशल सेल की रिपोर्ट खारिज है? आपके हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज है? आपके हिसाब से जो एक पूरा डॉजियर होगा, सबूतों का जो पूरा डॉजियर होगा, आपके हिसाब से खारिज है? कोर्ट फैसला करेगा। दिल्ली के सोशल फैब्रिक को जिसने तोड़ा वो आपके लिहाज से विक्टिम है। इसलिए विक्टिम है शोएब जमाई क्योंकि वो आपकी सियासी सहूलियत में फिट होते हैं। कपिल मिश्रा आपका हीरो है? मेरा हीरो कोई नहीं है। कौन है फिर आप? मेरा हीरो कोई नहीं है। नहीं, कपिल मिश्रा क्या है फिर? कपिल मिश्रा को पूरी दुनिया ने देखा दंगे भड़काते हुए। एक कागज दिखाइए जिसमें कपिल मिश्रा का नाम हो। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा था। आप भी मानते हैं कि कपिल मिश्रा की बड़ी भूमिका दिल्ली दंगों में रही? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते हैं। जब तक मेरी जुडिशरी नहीं मानेगी ना, हीरो है ना तो वो मेरे हीरो हैं, ना ताहिर हुसैन मेरे हीरो। जनता की भी अदालत होती है। मेरे हीरो ना ताहिर हैं ना कपिल मिश्रा हैं। मेरे हीरो महात्मा गांधी। अगर इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से दंगे भड़काने की साजिश करने वाला आदमी, व्यक्ति, आज उसके दंगों में नाम नहीं है, केस नहीं दर्ज हुआ और वो आज बीजेपी का कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर भी उठेंगे, जुडिशरी पर भी उठेंगे। अगर सरकार दूसरी होती तो आज कपिल मिश्रा जेल में होता और ताहिर हुसैन बाहर आकर चुनाव लड़ रहा होता। कपिल मिश्रा के खिलाफ एक भी अभी सबूत नहीं है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा आपका हीरो हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। हमारे लिए वो भी नहीं। कपिल मिश्रा के कागजों में भले ही कुछ ना लिखा हो, कपिल मिश्रा के कागजों में भले ही आरोपी ना लिखा हो या दंगाई ना लिखा हो, लेकिन दिल्ली और पूरा देश जानता है कि उसके माथे पर दंगाई कपिल मिश्रा लिखा है। हम करावल नगर में आप यानी आप अपील, वकील, दलील सब आपके, यानी जो आप कहें वही हमारा मानना ना वही, जो शोएब जमाई कहें वही सही, जो असदुद्दीन ओवैसी के जूनियर दिल्ली में कहें वही सही, जनता को जो असदुद्दीन ओवैसी के खास कहें वही सबसे सही। जनता को तय करने दीजिए ना। अच्छा, आपने एक बात अभी कही, पिछले 5 साल में या 10 साल में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, या बतौर मुख्यमंत्री कुछ दिन से जो आतिशी बनी, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के साथ बुरा किया, मुसलमानों के साथ बुरा किया, लेकिन वो ये कहते हैं हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, वो भी सरकारी महकमे में। विक्टिम तो हम बने, हमें विक्टिम बनाया गया क्योंकि हमारे ऊपर केंद्र से किसी को ला करके बार बार प्रेशराइज करने की कोशिश की एलजी के तौर पर। असली विक्टिम वो बताते हैं, आप मुसलमान को विक्टिम बताते हैं। कितने विक्टिम कार्ड हैं आप लोग के? 10 क्षेत्र उठा के देख लीजिए दिल्ली के अंदर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, आपके बल्ली मारान, मटिया महल, सदर बाजार, ये कूड़े के ढेर बन गए हैं। दिल्ली सरकार का सारा कूड़ा और डंप यार्ड इन्हीं इलाकों में। इन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, कोई भी वर्ल्ड क्लास स्कूल जिसका ये वादा करते हैं, कोई भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हॉस्पिटल जिसका ये वादा करते हैं, दिखा दीजिए। कौन सा एड्रेस है आप दिखा दीजिए, मेरे साथ चलिए, या आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री या नेता हमें साथ लेके चले। चैलेंज है हमारा, क्योंकि आपको लगता है कि दिल्ली की दूसरी जगह से आपको वोट लेने के लिए इतना काम करना होगा। मुस्लिम तो यहाँ से बेवकूफ है, वो आपके पास तो वैसे ही चला आएगा रगड़ा हुआ, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी से डराने के नाम पर आप उनको वोट ले लेंगे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में अंडर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, यहाँ से सड़कें टूटी हुई, नालियां बजबजाती हुई, अगर कंजेशन का इशू है, ट्रैफिक का इशू है, तो ये हमारा मुद्दा है और रहेगा। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जो भी डेवलपमेंट है वो रेगिस्तान की मरीचिका जैसा है, यानी दूर दूर से देखने में इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर ठीक लगता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर में कहती है एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। उन निकम्मों में एक आपके नेता की भी फोटो है, ओवैसी की फोटो। मैं जवाब निकम्मों की कतार में जवाब दें। बिल्कुल,
निकम्मा वो है जिसको पूरे देश ने देखा जब दिल्ली दंगे हो रहे तो यही निकम्मा और नकारा अरविंद केजरीवाल खामोश थे। अगर ये चाहते तो उन इलाकों में यहाँ से दौरा करके दंगा रुकवा सकते थे। यही निकम्मा और नकारा अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने यहाँ से केजरीवाल के मरकज हाथ के में पुलिस मामले। तो नहीं थी? अरे क्या बात करते हैं आप, एक सरकार में है आप, वहां पे क्यों नहीं यहाँ से मार्च दिल्ली कर की पुलिस सकते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन है, केजरीवाल के अंडर में नहीं है। यही तो बात है कि एक सरकार होने के नाते आप उस इलाके में जा नहीं सकते। आपके अप्रूवल पर एफआईआर दर्ज हुई है सारी मुसलमानों पे, आपके अप्रूवल पर यूएपीए लगा है इन लोगों पर, ये अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल पर है। इतनी भी ताकत नहीं है आपकी तो दे दीजिए यहाँ से इस्तीफा, कोई और चलाए। ये निकम्मे अरविंद केजरीवाल है जिसकी वजह से मरकज बदनाम हुआ, मरकज बंद हुआ, मुसलमानों को कोरोना का यहाँ से जिम्मेदार बताया गया। ये निकम्मे और अरविंद केजरीवाल थे जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, पराली का कोई इशू नहीं। ये निकम्मे और अरविंद केजरीवाल है जिसकी वजह से दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ये निकम्मे अरविंद केजरीवाल है जिसकी वजह से मुस्लिम बस्तियां जो है कूड़े का ढेर बन चुकी है। दिल्ली में बताओ निकम्मा कौन है? दिल्ली में जाके हैदराबाद से आप कंपेयर कर लीजिए। दिल्ली में किसके खिलाफ हैं आप? आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? हम हर उन ताकतों के खिलाफ हैं। साथ में बताइए किसके खिलाफ हम हर उन ताकतों के खिलाफ है जिसने मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्यूटेशन को खत्म करने की कोशिश की और जो मुसलमानों की यहाँ से आइडियोलॉजिकली दुश्मन है। मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी और आरएसएस की, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जननी आरएसएस है। ये दोनों जो है ना एक ही परिवार से हैं। एक छोटा भाई आम आदमी पार्टी और बड़ा भाई बीजेपी। जब इनको कोई तकलीफ होती, अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने लिखा खत किसको? मोहन भागवत जी को। जब छोटे बेटे को दर्द होती है ना तो अपने पिताजी को खत लिखता, अब्बा बड़े भाई हमको परेशान कर रहे हैं। आप उन्हें अब ये आपस में साठ गांठ करके रात में चलते हैं, दिन में दिखाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि असली रिश्तेदार तो पर्दे के पीछे आप हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी के तौर पर आप लोग काम करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रॉक्सी आप हैं, बिहार में बीजेपी के प्रॉक्सी आप रहे, यूपी में बीजेपी के प्रॉक्सी आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड में एक बार कोशिश की गई, बीजेपी के प्रॉक्सी आप हैं। इस तरह के आरोप तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगाती रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जितनी दफा छुप छुप के यहाँ से आरएसएस नागपुर के मुख्यालय और बीजेपी के मुख्यालय में जाते हैं, अगर उसके बजाय वो मुस्लिम बस्तियों में दिल्ली के अंदर आके जाते तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका होता। रही बात बी टीम के बारे में, अभी हरियाणा में एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी को 1.5% वोट मिले हैं, कांग्रेस वहाँ हार गई, बीजेपी जीत गई। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, नोटा से भी कम वोट मिले, यहाँ से बीजेपी जीत गई। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, यहाँ से बीजेपी जीत गई। ये झारखंड में भी चुनाव लड़ते हैं, ये कर्नाटक में भी लड़ते हैं, मध्य प्रदेश। अगर आम आदमी पार्टी का बस चले तो ये नागालैंड और हुलुलुलु में भी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ये चुनाव लड़ते हैं तो बी पार्टी नहीं, बी टीम नहीं। किसके वोट काट रहे हैं आप? क्या है आपका वहां पे अस्तित्व हरियाणा के अंदर? क्या है आपका अस्तित्व गुजरात के अंदर? क्या है आपका अस्तित्व बिहार के अंदर? क्यों चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी? आप कहते हैं हम तो राजनीतिक पार्टी है, विस्तार करेंगे, तो एमआईएम को क्यों हक नहीं है? आप तय करेंगे। तुम्हारी सर्टिफिकेट हमारे जूतों पर आम आदमी पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि कौन यहाँ से सेकुलर है। आपका अस्तित्व शोएब जमाई, फिर आपका अस्तित्व दिल्ली में क्या है? और अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए आपको सिर्फ बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर, सीलमपुर, इसके अलावा कुछ याद नहीं आता। एमआईएम पिछली क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप वोट काटें। एमआईएम पिछली 2 दफा से पार्षद का चुनाव लड़ रही, हमारे वोट परसेंटेज बढ़ते गए। हमने इस बार यहाँ से अपने 1 सालों से वो भूमिका निभाई है जो कांग्रेस ने भी अपोजिशन की तरह भूमिका नहीं निभाई। आप हमारी सक्रियता को देखिए, जब हमने सर्वे कराया, जब हमने उसकी पोल स्ट्रैटेजी से बातचीत की और तमाम सर्वे में दिखता है कि हमारे इन इलाकों में हमारा ग्राफ बढ़ा है, जनता की डिमांड थी। हम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए सिलेक्टेड सीटों पर लड़ रहे हैं। अगली बार यहाँ से आप देखेंगे दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में हमारा विस्तार होगा, धीरे धीरे होगा। नहीं, सक्रियता है शोएब जमाई, सक्रियता बिल्कुल है। सक्रियता है जबान की, सक्रियता है जहर की, सक्रियता है आग की, सक्रियता है शाब्दिक अग्रेशन की। अब कैसे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे 1930 में यहूदियों के हिटलर ने कर दिए थे, गैस चैम्बर में उठा करके डाल दिया था। मैं राशिद हाशमी, शोएब जमाई, मैं राशिद हाशमी यहां सेफ हूं, सिक्योर हूं। मेरे ऊपर मुझे कोई हिटलर नजर नहीं आता, आपको हिटलर नजर आता है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट हमें खुला छोड़ दो, बता देंगे, दिखा देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। आप इसको सक्रियता कहते हैं?
चलिए मैं वाकई में बहुत एक्टिव हैं आप आपको लोग। चैलेंज देता हूँ, सुनिए। मुरादाबाद में एक सिटी है, मुरादाबाद में एक वो क्या बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ सारे डॉक्टर्स ही रहते हैं, ठीक है ना। उस सोसाइटी में एक मुस्लिम डॉक्टर ने घर खरीदा किसी दूसरे हिंदू डॉक्टर से। उस पढ़े लिखे मुस्लिम डॉक्टर को वहां से भगाने के लिए पूरी सोसाइटी के पढ़े लिखे हिंदू डॉक्टर्स की पूरी टीम ने विरोध किया कि हमारी सोसाइटी में कोई मुस्लिम डॉक्टर नहीं आ सकता पढ़ा लिखा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, राशिद हाशमी उसी सोसाइटी में घर लेकर दिखा दें, राशिद हाशमी लेकर दिखाएं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। सुनिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समाज के अंदर नफरत भर चुका है और मुसलमानों को अपने राजनीतिक अस्तित्व तलाशना पड़ेगा। अभी तो वही कर हम रहे नहीं हैं। कर रहे, हमने चुपके किसको से रोका? आधी रात में अगर अंधेरे में संजोली हमने मस्जिद किसको चले रोका? जाएं शोएब जमाई, वही तो कर रहे हैं। जरूरी था चुपके से, हाँ चुपके से। दिन के उजाले में वहां की कमेटी के साथ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी वहीं मौजूद थे। जब वो यहाँ से हिमाचल में रहने के बावजूद भी गेस्ट हाउस में अपने मौजूद रहे वो, लेकिन वो संजौली नहीं आ सके। उसमें जब शोएब जमई जाता है और अपनी जोखिम डाल के जाता है कि हम ये दिखाएं कि जिस संजौली मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं हाइट की बुनियाद पर, उसके आसपास की बनी हुई इमारतें भी तो उस हाइट से ऊपर हैं। जब मस्जिद को तोड़ने की बात आप वकालत करते हैं कांग्रेस के मंत्री, तो बाकी बिल्डिंगों की मंदिर वकालत मस्जिद नहीं से करते। निकल क्यों नहीं पा 12 रहे से आप? ज्यादा स्ट्रक्चर टूटेंगे। आप मंदिर मस्जिद से आप निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? आप नहीं रोटी निकल कपड़ा रहे। मकान की बात कीजिए ना। कर तो रहे हैं, कौन नहीं रोक कर रहा रहे है? हैं ना। नहीं हैदराबाद कर के रहे हैं अंदर ना। हमारे कॉरपोरेटर्स आज इन्हीं चीजों पे तो काम कर रहे हैं और आप हर लोग- मुद्दे हैं, क्योंकि टारगेट हमारे यही है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड के ऊपर यहाँ से टारगेट करके क्या किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? मुसलमानों की ईदगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिजाब पे टारगेट करके मुसलमान बच्चियों को एजुकेशन से ही तो रोक रहे हैं। आज आप हिजाब के साथ यहाँ से नहीं जा सकते, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। माहौल ऐसा बना दिया है कि हिजाब पहनने वाली बेटियां डरने लगी है कि कॉलेज और स्कूल में उसका नामांकन नहीं होगा। आपने बेटियों को पढ़ने से रोका, आपने अपने एजेंडा की वजह से ये तमाम नफरतें फैलाई है, जिसकी वजह से नौजवान लड़के आज बाहर जाने से डरते हैं, वो बाहर पढ़ने से डरते हैं कि अगर अकेले रहेंगे तो मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो रोक तो आपको किसने? आप यहाँ से माइनॉरिटी का स्कीम का बजट घटा देते हैं, आप यहाँ से मौलाना आजाद की फेलोशिप खत्म कर देते हैं। मैं जामिया के फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूं। राजस्थान में आप गुस्ताखे बताइए रसूल कि की यहाँ एक से ही मौलाना सजा- आजाद की फेलोशिप आपने क्यों हटाई? राजस्थान में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर्फ तन से जुदा। जब ऐसी बातें कही जाएं वो आपको मॉब लिंचिंग नजर नहीं आती। आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, कुछ अगर आपकी इजाजत हो कुछ चीजें रखूं मैं शोएब जमाई? बिल्कुल अब रखिए। सुने आप 2009 में 2009 एमआईएम में का हूं, डरता नहीं हूं किसी के सवालों से। और मैं सवाल करने से नहीं डरता, ये आप पिछले कई सालों से जानते मैं हैं। अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है। 2009 में शोएब जमाई जी, वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी, मेरी जानकारी के मुताबिक, सरकारी डेटा के मुताबिक। 2020 में 8 लाख एकड़ की संपत्ति हो गई 11 साल के अंदर। इसलिए क्योंकि अवैध तरीके से जमीन को कब्जाया किया। आगे और सुनिए आप, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। एक अंदाजा, जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, विभाजन के समय 10,32,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान को दे दी गई। एक कम्युनिटी, वो बात अलग है कि वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे, एक कम्युनिटी जिसको 10,32,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दी गई, और आज उसी एक और उसी कम्युनिटी के पास में 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, वो भी अवैध तरीके से कब्जाधारी बन करके बैठे हैं। और आप कहते हैं वक्फ बोर्ड, आप कहते हैं वक्फ बोर्ड का हक, आप कहते हैं वक्फ बोर्ड के अधिकार। सर सॉरी, ये अधिकार नहीं है, ये स्वयंभू ठेकेदारी है, मेरा ऐसा मानना है। मैं समझता हूं ये बोल आप रहे हैं, शब्द जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, मैं आपको एक्सपोज करता हूं। आज जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो आरएसएस के अब्बा की या बीजेपी की नहीं है, वो मुसलमानों की अपनी जायदाद हैं, जो मुसलमानों के आबा अजदाद ने दान किया, उसको डोनेट किया और कहा कि भाई इसमें यहाँ से आप जो चैरिटेबल जितनी भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, और वक्फ बोर्ड उसके अधीन आता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से निकलने वाले पैसे और उसके जो 500 के किराए देते हैं ना, आज जहाँ 5 लाख का किराया है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर, जो दुकानें बनी हुई दिल्ली के अंदर, 500 रुपये किराया उसका देता है। क्यों नहीं यहाँ से मोदी जी कहते हैं कि भैया इसको आज सर्कल रेट के हिसाब से आप पैसे दो। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर आपकी नज़र है, आपको पता है हिंदू देवी स्थान और हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड
जहां पर है, सिर्फ 4 स्टेट का आंकड़ा देता हूं आपको, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा। ये 4 स्टेट मिला के ही सिर्फ 9 लाख एकड़ जमीन हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड के पास है। और आप यहाँ से तुलना कर रहे हैं कि मुसलमानों के पास इतना है। हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड पे नजर क्यों नहीं है आपकी? वो भी तो उनकी दान की हुई जमीन है। आप बताओ ना यहाँ से कि जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीन है उसको अडानी और अंबानी को दे दिया जाता है। एयरफोर्स और सेना की जमीन मोदी सरकार अडानी और अंबानी को दे रही है। आज जहां पे अंटीलिया बना है वो कोर्ट में, महाराष्ट्र सदन के यहाँ से एटीआर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो यहाँ से इब्राहिम सेठ की जमीन थी, जिसने उन्होंने यतीम खाने के लिए, यतीम बच्चों के लिए दान किया था। उसमें गड़बड़ियां करके यहाँ से उसको अंटीलिया का बंगला अंबानी जी के लिए बनाया गया। ऐसे ना जाने सैकड़ों लाखों ऐसी प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड की जिस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और 200-300 रुपया भाड़ा देते हैं। कब्जा तो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुआ है। अगर ये कब्जे छुड़ाने में सरकार मदद करती तो बात समझ में आता। नैरेटिव भी आपने बदल दिया। कौन सी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर? अब वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन होता है, उसमें मेंबर डीएम होता है, एसडीएम होता है, सारे लोग आपकी। गड़बड़ियां होती है तो मुसलमान जिम्मेदार। अरे मुसलमानों ने अपनी अमानत आपको सौंपी है कि आप उसकी हिफाजत करें, लेकिन आप हिफाजत नहीं कर सकते अमानत और मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं मोदी जी। अमानत ही तो नहीं सौंप पा रहे हैं। अमानत में खयानत हो रही है, तभी अयोध्या हुआ। अमानत में खयानत हुई तभी ज्ञानवापी हुआ। अमानत में खयानत हुई तभी संभल हुआ। अमानत में खयानत हुई तभी जौनपुर का अटाला हुआ। अमानत में खयानत इस तरीके की न जाने कितनी है। अमानत में खयानत हुई तभी तेजो महल है, ताजमहल हुआ। अब जवाब दें। एएसआई को जानते हैं आप? जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ। कोर्ट में एएसआई ने कहा कि ये जो दावा करते हैं ताजमहल के अंदर कि वहां पे कुछ है नीचे या कोई स्ट्रक्चर बने हैं, ये झूठ है। और कोर्ट ने एएसआई जो सरकार, भारत सरकार के अधीन आती है, उसके कहने पर इसको खारिज कर दिया। ठीक है ना, ताजमहल के बारे में। अब आ जाइए आप संभल की जामा मस्जिद के बारे में। संभल की जामा मस्जिद की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए कि उस मस्जिद को किसने बनाया, कैसे बनाया। आज संभल की जामा मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि अब आगे कोई फर्दर सर्वे नहीं होगा। 1999 का वर्शिप एक्ट मानते हैं आप उस चीज़ को मानते हैं कि जब अयोध्या के मामले में जजमेंट हुआ तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये सबूत, ये तो हमारा मानना है कि वहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ठीक है ना, और इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन हम अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है हिंदू पक्ष को दे रहे हैं। तो ये पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली जो यहाँ से जजमेंट थे, जिसकी वजह आप 1991 के वर्शिप एक्ट क्यों नहीं मानते? आगे सुनिए तो मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं 1991 इतिहास में जाएंगे। पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में जो सहूलियत ढूंढने की या बहुत सी चीजें वक्त रहते फेस सेविंग करने के लिए की गई कि चलो ठीक है, आगे हम वक्त के साथ में छोड़ देते हैं। अब भाई वर्शिप एक्ट क्या कहता है 1947 और उससे लेकर के अभी तक, अगर अयोध्या के केस को छोड़ दें तो बाकी स्ट्रक्चर का जो बेसिक रिलीजियस नेचर है वही रहने दें, यही बात तो कहता है वर्शिप एक्ट। लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की मजबूती सबसे ज्यादा क्या है? क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की ताकत है। शोएब जमाई, रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने की ताकत है। एक्सेप्ट करने की अगर ताकत नहीं होती तो संविधान में अमेंडमेंट नहीं होते। आप तो बहुत जबरदस्त स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे मुसलमान हैं। काश कि बाकी मुसलमान भी ज्यादातर आप जैसा पढ़ा लिखा होता। अब सुनिए, आप कोशिश में है लेकिन अभी आप पूरी तरह से सफल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। आगे सुनिए आप, अगर रिफॉर्म नहीं होता तो अमेंडमेंट नहीं होते। वक्त रहते, वक्त के साथ में जरूरत बदलती है, हालात बदलते हैं, और हालात के साथ में बहुत बार आपके इतिहास के जरिए आप ये बताया जाता है, इंडिकेशन दिए जाते हैं कि नहीं, इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं। इसी तरह की इतिहास की गलती ज्ञानवापी में भी है, मान करके चलिए ना। कुरान शरीफ में कहीं है क्या ज्ञानवापी? भाई कुरान शरीफ तो खैर होली कुरान है, आप एक बार के लिए हम उससे अलग भी हट करके सोचते हैं। कभी हमने आपने अब्रे रहमत में भी कभी ज्ञानवापी जैसा वर्ड कहीं पर पढ़ा है क्या? वहां का आर्किटेक्चर जाकर के आप देखें ना। और वैसे भी हिंदू माइथोलॉजी में ही कहा जाता है ना कि शिव जी के बिल्कुल सामने नंदी महाराज हमेशा ही इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा?
ठीक। आप कहते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड पर आप जो है हक मार रहे हैं, असली हक तो आप मार मैं रहे हैं। जवाब दे दूं, आप एक्सेप्ट करना इस बात को कि हिस्ट्री को करेक्शन किया जाए कि भाई प्राचीन काल में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर गलतियां। समाज को, हाँ आपको लगता है, ठीक है। 546 ईस्वी के बाद जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद इस देश में हजारों की तादाद में बौद्ध के सांची स्तूपास गाजियाबाद, पालम, गया, बौद्ध गया और तमाम जगहों पे तोड़े गए। इवन कि अयोध्या के अंदर भी बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनमें से 1,16,000 अनुयायी को हिंदू राजाओं ने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने मारा। और बौद्ध धर्म को यहाँ से विस्थापन होकर के चाइना, वियतनाम और उन सब जगहों पे, जिस धर्म का जन्म भारत में हुआ, आज वो धर्म भारत के अंदर एक बहुत माइन्यूट अल्पसंख्यक है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त के हिंदू राजाओं ने उनको मार के इस देश से बाहर निकाल दिया और सैकड़ों जो बौद्ध स्तूपास को तोड़ दिए गए। अगर अब इतने निष्पक्ष और ईमानदार हैं तो उन तमाम स्तूपास पर और बौद्ध धर्म स्थल को तोड़ करके जहां जहां मंदिर बने हैं वो आप बौद्ध धर्म को सौंप दीजिए। और ये बौद्ध धर्म मानने वाले भारत के दलित हैं, अम्बेडकराइट हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, और अम्बेडकर के धर्म को मानने वाले जितने भी दलित समाज है, आप उनसे वादा कर लीजिए कि यहाँ से ये तमाम जो मंदिर जो बौद्ध धर्म को तोड़ करके बनाए गए थे, उनके स्ट्रक्चर्स को, वो सब वापस कर दिए जाएंगे। फिर हम बात करेंगे। किसी और की गलतियों पर आईना तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब जैसी गलतियों को याद नहीं करना चाहते आप, क्यों? नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए। यानी मैं कह तो रहा हूं, किसी का तो जवाब दे रहा हूं मैं, किसी और की गलतियां ये याद गलतियां करा रहे हैं आपको आप। क्यों नहीं दिखती है? हिस्ट्री करेक्शन करना है ना आपको, करिए आप। नहीं तो मैं अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बैठूंगा, आप इस हिस्ट्री को करेक्शन करिए के साथ में बैठूंगा तो मैं उनसे शायद ये सवाल करूंगा, लेकिन अभी मैं देश को देश बने का दावा, देश बने रहने दीजिए। ये भारत एक रिपब्लिक है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत बनाना रिपब्लिक नहीं करने है। की जो साजिश है, देश को तोड़ना चाहती है और हिस्ट्री को रेक्टिफाई करना चाहती है ना, तो अगर खोदने पे आ जाएंगे तो डायनासोर के अंडे भी निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए वहां तक मत लेके जाइए जहां हमें बताना पड़े कि 5,000 साल पहले और 1,500 साल पहले क्या हुआ है, ठीक है ना? वरना अस्तित्व यहां तक खत्म हो जाएगा कि यहां से आर्य समाजी जो जिसको खुद कहते हैं, वो उनको यहां से आर्यवर्त जाना पड़ेगा और वो भारत का मूल निवासी नहीं है। आपकी जबान ब्राह्मण समाज भारत के मूल निवासी में नहीं आते। बता रही है कि ये पर्शियन ऐसी जबान की वजह से ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई आप भारत एक हैं तो सेफ हैं। आप भारत के दलितों को कमजोर समझते हैं? आप भारत के दलितों को यहाँ से कमजोर तो हिंदू भी नहीं है। नहीं, आप भारत के दलितों को समझते हैं कि उनका हक नहीं मिलना चाहिए। मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि उनके बौद्ध धर्म के उनके सारे स्थल उनको वापस किए जाए। मैं चाहता हूं कि उनके साथ जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांगा जाए। मैं चाहता हूं कि यहाँ से आज तंजौर के अंदर जिन दलित बेटियों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, जिसको अधिकार दिलाने वाले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, उनसे माफी मांगा जाए कि इन बेटियों को साथ जो तिरस्कार किया गया है, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? तंजौर के राजा मांगेंगे? ये समाज माफी मांगेगा? कौन माफी मांगेगा? कौन माफी मांगेगा उन बेटियों से जो यहाँ से आज दलित समाज के होने की वजह से उनको रातों रात जला दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता? मैंने इशारा किया, लेकिन आपने अभी तक मेरा इशारा समझा नहीं। ये कैसा लगता है, ये वाला जो स्लोगन है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, पसंद है, अच्छा लगता है? देखिए, ये स्लोगन चेतावनी है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि आप लोग बांटने में लगे हैं, ऐसा? मुसलमानों के लिए चेतावनी है कि भाई देखो, तुम अगर राजनीतिक तौर पर बढ़ जाओगे, आधे कांग्रेस में, आधे आम आदमी पार्टी में, आधे इसमें, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जैसे बीजेपी आज कर रही है जगह जगह। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम एक हो जाओ। बीजेपी तो आबाद कर रही है। ये कह रहे हैं तुम मुसलमानों एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक इत्तेहाद के नीचे आ जाओ, एक सियासी नजरिए के अंदर आ जाओ, फिर देखो यहाँ से तुम सेफ रहो। जिस देश में अल्पसंख्यक आबादी बढ़ती है उसी के साथ नुकसान होता है। जहां बहुसंख्यक 70-80% आबादी है, सरकार आपकी, सिस्टम आपका,
तमाम देश के बड़े बड़े राष्ट्रपति से पद से लेकर के चीफ जस्टिस तक और डीएम से लेकर 98% पदों पर हमारे हिंदू भाई विराजमान हो, वहां आप मुसलमानों को, हिंदुओं को डराना चाहते हैं, एक हिस्टीरिया पैदा करना चाहते हैं, एक इस्लामोफोबिया पैदा करना चाहते हैं। इससे ज्यादा जिस देश में एक ही धर्म की आबादी 100 करोड़ के करीब हो, उस देश की हिंदू आबादी को डरा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम 10 सालों के राज करने के बाद भी अगर डरे हिंदू, तो फिर लानत भेजिए ऐसी सरकारों पर। कांग्रेस के राज में या दूसरे समय में तो हिंदू नहीं डरता था, और 10 सालों में आप हिंदू डर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी तो डराते हैं, जब ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिटलर के वक्त के यहूदियों जैसी है, डरा तो वो भी रहे हैं। डरना नहीं चाहिए पहलू के परिवार को, अखलाक के परिवार को, जुनैद के परिवार को नहीं डरना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग के गौ हत्या के नाम पर जो राजस्थान उनको नहीं, राजस्थान के दर्जी के साथ में अगर मॉब लिंचिंग हो जाए सिर्फ तन से जुदा के नाम पे, उसे नहीं डरना चाहिए क्या? आप पता कर लीजिए, वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग थे। पार्टी छोड़ दें आप। नहीं, मजहब की बात हम तो कह रहे हैं ये साजिश बीजेपी, हम तो कह रहे हैं ये साजिश बीजेपी की थी। अच्छा, वो साजिश बीजेपी की थी, जो लोग उसके हत्यारे थे हम उसके सख्त शब्दों में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस बात को भी हकीकत से झुटलाया नहीं जा सकता कि वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मेंबर थे, और राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बड़ी सांठगांठ थी, और उनके साथ वो तस्वीरें। आप मुसलमान के पैरोकार, झंडा बरदार, ठेकेदार, हम नहीं मसीहा, नहीं, जो भी अपने आप को साबित हम कुछ नहीं, हम एक जमहूरियत के अंदर एक कोशिश कर रहे हैं कि एक समाज को मौका मिले। क्यों नहीं बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी जैसा? क्यों नहीं स्कॉलर है शुएब जमाई जैसा? क्यों नहीं साइंटिस्ट है एपीजे अब्दुल कलाम जैसा? देश का मुसलमान फिर भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ये कांग्रेस से पूछिए। AIMIM कोई आज की पार्टी तो है नहीं, आज की पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस से पूछिए ना। ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे जिसने 70 साल राज किया। क्यों आपने मुसलमानों को इतना पिछड़ा क्यों कर दिया? आप यहाँ से सुनिए, जस्टिस मिश्रा कमेटी की सिफारिश क्यों नहीं लागू करते? आप जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिश क्यों नहीं लागू करते? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के टाइम पे आई, उसको कूड़े में डाल दिया गया। जो जिम्मेदार पार्टियां हैं मुसलमानों को इस हालत तक ले जाने के लिए, सवाल उनसे पूछा जाए। आज आप हैदराबाद में जाकर के देख लीजिए किस तरीके से मुसलमानों के इलाकों में तरक्कियां हो रही, फिर भी उसके बावजूद भी आज भारत का मुसलमान साइंटिफिक फील्ड हो, डॉक्टरी हो, चाहे यहाँ से उद्योग हो, उन मामलों में बहुत बेहतर कर रहा है और कोशिश कर रहा है बिना सरकारी मदद के। लेकिन बेहतर आप लोगों तमाम चीजों के बावजूद जिस दिन मुसलमान अपने इतिहास को पहचान ले, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के उस विजन की वजह से कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। झूठी बात। उस डर की वजह से नहीं कि मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। मौलाना आजाद, मंगलसूत्र छीनने वाला मुसलमान मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी, जिससे सैकड़ों छात्र पढ़ते थे, उसको छात्रवृत्ति मिलती थी, उसका आपने रास्ता रोक दिया। आपके माइनॉरिटी के एजुकेशन के बजट जो है आपने 350 करोड़ घटा दिए, हर साल घटाते जा रहे हैं। जामिया अलीगढ़ जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की, इन यूनिवर्सिटी को तबाह करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। इन यूनिवर्सिटी के यहाँ से स्टेटस को चैलेंज करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। आप कहाँ से साइंस और कुरान? बातें जुबान से कहना और करनी और कथनी में मोदी जी के बहुत फर्क है। मोदी जी की असली हकीकत वही है कि भाई इनको कपड़ों से पहचानो। यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ जामिया, यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लोगों को सिर्फ जामिया और अलीगढ़ ही याद आता है, और जितने भी हक हैं आपके जामिया और अलीगढ़ के हैं। मैं नहीं मानता कि जामिया अलीगढ़ जैसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटी जो उसको रेप्लिकेट करती है, लेकिन ये दो ऐसी निशानियां हैं जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने और हमारे आबा व अजदाद ने उस अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कायम किया था जब बॉयकॉट का आंदोलन चल रहा था। ये जामिया वो इदारा है जब यहाँ से मुसलमान शिक्षकों ने कह दिया था कि हम अंग्रेजी हुकूमत से कोई सैलरी नहीं लेंगे, और गांधी जी के कहने पर उन्होंने कहा कि हम अपना इदारा कायम करेंगे। आज 100 साल के जामिया हो चुके हैं। मुझे एक इदारा यहाँ से हिंदूवादी ताकतें और RSS और इनकी दिखा दीजिए जिन्होंने गांधी जी के बॉयकॉट मूवमेंट या आजादी के आंदोलन के समय में यहाँ से इस बुनियाद पर कोई इदारा। वापस दिल्ली के इलेक्शन पे आते हैं शुएब साहब, सच वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतिहास जब आपको खोल के रख देते हैं तो फिर आपके पास वजह नहीं बनती उस पर। वजह तो बनती है और माकूल वजह बनती है, और माकूल वजह में कई फैक्ट तलाशने की कोशिश होती है। मैं दिल्ली वापस मेरे फैक्ट्स आप काट के दिखाइए ना भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं दिल्ली वापस क्यों आना चाहता हूँ? मैं इसलिए आना चाहता हूँ, पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि कभी कान में असद साहब के यानी ओवैसी जी के कान में कभी आपने ये कहा कि दंगाई को टिकट दो, जीत जाएगा, विक्टोरियस होगा, तुरुप का इक्का होगा, पोस्टर बॉय होगा?
कुछ ऐसा करके ही तो बेचा होगा अपने नाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनका एक विज़न है। जब ताहिर हुसैन साहब के परिवार से 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा, उसके बेटे ने, उनकी वाइफ़ ने, कि सर आज 4.5 साल हो गए हैं हमारे हस्बैंड को। उसके बेटे ने कहा मेरे पापा को गए हुए। आम आदमी पार्टी ने तो हमें धोखा ही दिया। कोई भी पार्टी या कुछ लोग हमारे पास नहीं आए जिन्होंने हमारा हाल-चाल पूछा, जबकि अरविंद केजरीवाल और पूरी किचन कैबिनेट ताहिर के छत पर बैठ के खाना खाती थी। और ये पहली एमआईएम ऐसी पार्टी है और आप आए हैं हमारा हाल-चाल पूछने के लिए। ये 1 साल पहले की बात है। हमने सदर मजलिस ओवैसी साहब से ये कहा कि क्या हम इनको राजनीतिक तौर पर सशक्त कर सकते हैं? क्या कुछ बेहतर इसमें? उन्होंने कहा देखो, राजनीति की वजह से तो नहीं, बट हम चाहते हैं कि ताहिर हुसैन को बेल मिले। जब सारे को बेल मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, तमाम लोगों को, तो ताहिर नहीं, हुसैन को क्यों नहीं मिल सकती? सुनिए, केजरीवाल तो हमारा मकसद सिर्फ यही पॉलिटिकल था। विक्टिम अपने आप को बताते हैं, वो कोई दंगाई थोड़ी ये है। भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, मैं मानता पॉलिटिकल हूँ। प्रिजनर बहुत जी, भारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल, आप। 100%। पॉलिटिकल Tahir प्रिजनर। Hussain and Shifaur Rahman is a political prisoner and a victim of media narrative, isn't it? And a bias system. Both of them are the victim. और जब हमने ये कहा कि हम, तो उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात करके सिर्फ इतना कहा कि बाजी बेटे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पापा के साथ इंसाफ हो, और अगर आप किसी तरीके से मदद हम आपकी कर सकते हैं तो हमें बताइए। ये ताहिर हुसैन का परिवार था जिसने कहा कि क्या आप पापा को यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां इस पे नहीं कह सकती। क्या आप उस बेटे को दर्द को नहीं समझते? ताहिर उस हुसैन उनकी हैज पत्नी को बीन अ दर्द को नहीं विक्टिम ऑफ समझते? मीडिया नैरेटिव। उनकी आपने कहा बेटी कि 10 साल की थी जब ताहिर हुसैन जेल गए थे। आज 15 साल के हो गए, उन्होंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। आज हम अगर अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े आज को होंगे? आप ये कह रहे हैं, आज को आप ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन हैज बीन अ विक्टिम ऑफ मीडिया नैरेटिव, शाहरुख खान Absolutely. हैज बीन अ विक्टिम ऑफ मीडिया नैरेटिव। कल को आप, Absolutely. फिर कल को तो कोई और, आपकी बात नहीं कर रहा नहीं हूं, नहीं, कल को तो कोई और ये भी कहेगा ना, नाथुराम गोडसे हैज बीन अ विक्टिम ऑफ मीडिया नैरेटिव। कोई ये भी कह सकता भाई। अगर आपका ये तर्क है तो कोई ये भी तो तर्क देने पे आ जाएगा कि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, हाँ, डिजिटल मीडिया नहीं था, आप उसको झुटला रहे तोड़ हैं। मरोड़ करके पेश आप किया उसको गया। झुटला सकते हैं। नहीं, मैं नहीं झुटलाता, बिल्कुल नहीं नहीं, झुटलाता। नहीं झुटला रहे ना। नहीं, ताहिर नाथुराम हुसैन, गोडसे मतलब बापू का हत्यारा। ताहिर हुसैन को ताहिर हुसैन ने किसकी हत्या कर दी? या कौन सा यहाँ से उसमें आपको दिख रहा है? 11 में से 9 केसेस में बेल मिल चुकी है, एक केस रिजेक्ट हो चुका है हत्या वाला, और एक यूएपीए का चल रहा है। शिफाउर रहमान ने किसकी ये कर दी है? आप उससे कंपेयर कर रहे हैं? आप तो शाहरुख बंदूक लेकर नहीं, के, शाहरुख शाहरुख ने किसको पिस्टल गोली लेकर मार दी के, बताइए? शाहरुख पिस्टल लेकर के ठीक क्या है, कोई अहिंसा का आंदोलन छेड़ने गया था? मैं नहीं मानता कि या कोई फूल फूल सुनिए, बरसा रहा था? शाहरुख के बारे में इलाके के लोगों को कहना है कि सेल्फ डिफेंस में अगर शाहरुख वहां पे नहीं खड़े होते, ठीक है ना, तो दंगाई बहुत हद तक मुस्लिम घरों में घुस जाते और बहुत दूर तक नुकसान होता उस दिन। ये एक स्टैंड था ऐसा सेल्फ डिफेंस में। जब भारी तादाद में दंगाई आपके ऊपर हमला करने आ रहे हो, आपके पास आपके परिवार को, अपने लोगों को बचाने के लिए और क्या हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि ये कानूनन था, फिर तो हो सकता है कानून के खिलाफ हो, तो कोर्ट उसकी सजा देगा। और तो सिर्फ एक केस है जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 इयर्स का है। कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि उनको बेल मिलने का अधिकार है जिनका। अगर आप लॉजिक रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर तो आप अगर ये कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस में ये बड़ी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कानून, कहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है लीगल मेटाफर्स में, पॉलिटिकल मेटाफर्स में, या फिर अलंकारों में, भाई आपका मुकाबला ही नहीं। मैं तो बहुत कमजोर सा इंसान हूं, कमजोर किस्म का पत्रकार हूं आपके सामने। लेकिन सुन तो लीजिए आप। अब आप ये कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस में, फिर तो आप ये भी कहेंगे कल को कि कसाब जो गन चला रहा था सेल्फ डिफेंस में चला रहा था। फिर आप ये भी कहेंगे कि गोधरा में जो हुआ वो भी सेल्फ डिफेंस में हुआ, गुजरात में जो हुआ वो भी सेल्फ डिफेंस में हुआ। फिर आप कहेंगे मुजफ्फरनगर में जो हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ, संभल में जो हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। फिर तो आपकी नजर और नजरिए में सब कुछ सेल्फ डिफेंस ही हो गया। आपको पता है कसाब के बारे में? उसके मरने के बाद, उस मलून के मरने के बाद, मुंबई के मुसलमानों ने उसको कब्रिस्तान में जमीन देने से भी इनकार कर दिया था। ये भारत का मुसलमान है, ठीक है, और हम स्टैंड के साथ हैं। जो दहशतगर्द है तो दहशतगर्द है,
उसके बारे में, लेकिन आप ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान की इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज आप शाहरुख पठान के साथ उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अगर राम भक्त गोपाल को ये जामिया में गोली चलाए उसने हमारे सामने ही, हम लोग वहीं थे उस वक्त से, ये प्रोटेस्ट के दौरान शादाब को यहाँ पे गोली लगी, जब उसको बेल मिल सकता है, बीजेपी उसको माला पहना सकती है, उनको बीजेपी के आज वो बड़े लीडर अब बार बार पठान के साथ राम क्या है? भक्त गोपाल आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ भी ये कहा गया है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। सुना होगा आपने भी। अब तो जबरदस्त पोएट भी हैं और मतलब नहीं, मैं तो इसको कोई जवाब नहीं। देखिए सुनिए, ऐसा है कि राम भक्त अल्लाह ताला ने कुरान में मैं- फरमाया कि कोई भी ऐसी यहाँ से दुनिया के अंदर कौम नहीं है जिसके पीछे नबी ने भेजा है। 1,27,000 यहाँ से नबी भेजे गए हैं, 27 के जिक्र है कुरान में, बाकी अल्लाह आलम। और ये तमाम जो नबियों के उम्मतें यहाँ से डेविएट होती रही, फिर दूसरे नबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया, क़यामत तक आपको दूसरे नबी आएंगे। ये ईमान है ना। जी 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 जी। तो मुमकिन है, ये मुमकिन है, ठीक है ना, जिस तरीके से। लेकिन इसी वेद के अंदर भी एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति का भी ये आप मानिए उसको। हम तो मानते हैं, हम तो ब्रह्मा एक मानते, अल्लाह ईश्वर एक मानते। नतस प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, निरंकार है वो। किंचित नास्ति नास्ति नास्ति, नहीं है नहीं है, वजन दे के जोर देकर कहा गया। आप बताओ कलमा का क्या सार है पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कुरान की क्या उपदेश है। मैं ये मानता हूँ कि मे बी दैट स्क्रिप्चर फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से खुराफाते हैं और उसके बाद जो यहाँ से बिगाड़ जो पैदा हुआ है, तो दूसरे नबी अल्लाह ताला ने भेजे। मुमकिन है उस वक्त में यहाँ से, लेकिन आज जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म से हट करके हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अलग है, धर्म अलग, हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। यानी शोएब जमाई अयोध्या में भी कुछ अपनापन पाते हैं। मैं नहीं मानता, अपनेपन की खुशबू आती है। मुसलमानों के बारे में अल्लाह ने साफ तौर पर कहा, अयोध्या मुसलमानों का नहीं है। कुरान ने साफ तौर पर, अयोध्या मुसलमानों का है या नहीं? भारत हमारे देश की भूमि है। अयोध्या सिर्फ किसी एक चीज की वजह से नहीं जाना, अयोध्या बाबरी मस्जिद की वजह से भी जाना जाता है। साथ चलें, अयोध्या चलेंगे। आप चलिए, बाबरी मस्जिद की जगह पे नमाज पढ़ेंगे आप। बाबरी मस्जिद? कौन सी बाबरी मस्जिद? कौन सी? वही बाबरी मस्जिद जिसे जुडिशरी ने भी बताया कि बाबरी मस्जिद जैसा अगर कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई तो वो भी इतिहास के साथ दगाबाजी। 1949 किस बाबरी मस्जिद की बात? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कौन सी बाबरी मस्जिद? 1949 में ये वही जगह थी जहां पे मूर्तियां लाके रख दी गई, और उस वक्त के डीएम ने ये रामलला प्रकट हुए थे, मूर्तियां रखी नहीं गई थी, रामलला प्रकट हुए थे। दोनों के बीच फर्क है। नहीं, पर कोर्ट के जजमेंट में तो ऐसा नहीं है। हिस्टोरियन भी हैं, कोर्ट के जजमेंट में तो ऐसा नहीं है। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ से कि मूर्तियां रखी गई थी और उसका कोई यहाँ से काट सुप्रीम कोर्ट ने पेश नहीं किया। कैसे प्रकट हो? आप यहाँ से बताइए, एसडीएम की शिकायत है उस वक्त, पूरी उसकी यहाँ से एविडेंस है, जिन लोगों ने रखा था उसके नाम भी है। कोर्ट का फैसला, एफआईआर दर्ज हुई थी ना। इसका मतलब ये कि एफआईआर दर्ज हुई थी ना। इसका मतलब ये कि देश की जुडिशरी पर डीएम ने शिकायत की थी ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। 1949 तक वहाँ पे नमाज होती थी ना। ये कोर्ट ने भी कहा है ना अपने जजमेंट में। जी हाँ, तो नमाज तो मस्जिद के अंदर होगी ना, ये किसी और जगह होगी। और अगर डिस्प्यूटेड कोई जगह डिस्प्यूटेड हो जाए तो वहाँ नमाज होगी। वो तो आप संभल को भी कर देंगे। अभी आप किसी यहाँ से, आपके घर भी डिस्प्यूटेड हो जाएगा, आपका घर है, मैं यहाँ से अभी केस डाल दूं कि भाई यहाँ से इसमें इसके नीचे हमारा घर तक खोद के देखिए, हो सकता है आजकल आपने हमारे घर हड़प नया सा ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? एक नया सा ट्रेंड क्यों चल पड़ा है कि मेट्रो के अंदर भी नमाज, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बाहर भी नमाज। आपके पड़ोसी कौन है? मेरे पड़ोसी एक शर्मा जी हैं, एक सिंह साहब हैं, एक वर्मा जी हैं और एक जमाल भाई भी हैं। तो मुमकिन है बच के रहिएगा। एक कश्यप जी भी हैं। हाँ, तो बच के रहिएगा, हो सकता है कहीं डिस्प्यूटेड आपका घर ना हो जाए, क्योंकि मुमकिन है कि कह दें कि भाई इनके नीचे भी कुछ थी, क्योंकि राशिद हाशमी साहब वहां रह रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ। ये इस ट्रेंड पे आपने कुछ नहीं कहा, जो मेट्रो के अंदर नमाज, ट्रेन के अंदर नमाज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बाहर नमाज, इंडिया गेट पर नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद रील बना करके डाल दिया। इस्लाम की एक साफ फिलॉसफी है कि अपनी इबादत से दूसरों को तकलीफ नहीं देना, ठीक है। कोई अगर अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर, जैसे हॉस्पिटल के अंदर
एक माँ अपने बेटे के लिए नमाज पढ़ रही है किसी खाली जगह पे जहाँ किसी को डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी इबादत कर रही है, उसकी तस्वीरें खींच के वायरल करना और कहना कि ये यहाँ पे कर रहा है, ये गलत है। कोई ट्रेन के अंदर इजाज़त लेकर के किसी जगह पे जहाँ पे लोगों को रास्ता नहीं रोका जा रहा है और अपनी पर्सनल स्पेस पे कोई आदमी यहाँ से एयरप्लेन में बैठा हुआ है और चुपचाप से अपनी यहाँ से इशारों में नमाज पढ़ रहा है, मैं इसको गलत नहीं मानता। और मैं मानता हूँ कि ये यहाँ से इतनी होनी चाहिए। दूसरे लोग भी अपना सारा इशारा भी करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने कहीं नमाज पढ़ ली तो उसका आप विरोध करते हैं, एजेंडा बनाते हैं। आज अयोध्या जाने वाली तमाम ट्रेनों में आप देख लिए किस तरीके से भजन कीर्तन होते हैं। अयोध्या जाने वाली तमाम यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं उसमें किस तरह का होता है। आज इस्कॉन टेम्पल से जो निकलने वाली जो जत्था होता है, आज फ्लाइट्स के अंदर, आज एयरपोर्ट्स के ये पर सब जगह वो बिल्कुल बड़ी तादाद में ये इस तरीके से काम। आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी। आपको ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन से दिक्कत है? आपको नमाजों से दिक्कत है? नहीं, मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन नमाज के पब्लिक अपीयरेंस को और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करके रील बना करके पेश करना, मुझे उससे दिक्कत है। कोई रील नहीं बनाता, ये तो दूसरे लोग बनाते हैं। नमाज जो नमाजी अपना पढ़ने हो तो वक्त। आप आए नहीं अभी उस बात पे कि आपको ट्रेन के भजन कीर्तन से दिक्कत है? नहीं, हमें देखिए, ट्रेन के भजन कीर्तन से 2002 के फरवरी में भी कई लोगों को दिक्कत हुई थी। जो पैमाना देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। जो पैमाना आपके लिए लागू होता है वो हमारे लिए लागू होना चाहिए। अगर आपकी नजर में ट्रेन में नमाज पढ़ना आपकी भावनाओं को आहत करता है तो फिर भजन कीर्तन भी हमारी भावनाओं को आहत करता है। हम भी तो ट्रेन में जाते हैं। आप अगर खामोशी से नमाज पढ़ रहे हैं या खामोशी से अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं या अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शोर मचा के और आप यहाँ से उसके अगेंस्ट में, मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने देखा, चुपचाप अपने फ्लाइट के अंदर चुपचाप बिना कोई शोर, अब खामोश, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं, नो मूवमेंट, नो डिस्टरबेंस, नो नॉइज, नथिंग। एक महिला सामने आती है और जोर जोर से नाचना शुरू करती है, जोर जोर से अपनी चैंटिंग शुरू करती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आजान की आवाज होती है ना तो शैतान कूदने फांदने लगते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। मैं इस पर तो नहीं कहता कि मुमकिन हो सकता हो या ना हो, शैतानों को फर्क तो पड़ता है, लेकिन कोई अच्छा हिंदू होगा ना, जो हमारे अच्छे हिंदू भाई हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ ना, मेरा दोस्त सोनल को फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ होता हूँ, मैं खामोशी से नमाज पढ़ता हूँ, वो कह देता है कि नहीं नहीं भाई आप आइए यहाँ से और अच्छे से नमाज पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम आप ट्रेनों में भी देख लेंगे कि कोई अपनी नमाज के लिए तो जगह दे देते हैं। जो शरारती है, जो मैन्युफैक्चर्ड हिंदू है, जो खुद को यहाँ से हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो फर्जी है ना, हिंदू मैन्युफैक्चर्ड है, मुसलमान मैन्युफैक्चर्ड नहीं है क्या? हिंदुत्व जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी, मुसलमान मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, हिंदू मैन्युफैक्चर्ड है, मुसलमान मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम से हटके नहीं है। मैं आपकी सिर्फ बात ही नहीं, मैं सनातन को अलग मानता हूँ, हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अलग मानता हूँ, और ये जितने जो खुराफाती हैं ना, ये सब उसी आइडियोलॉजी के हिस्सा है। वो अच्छे हिंदू नहीं हो सकते। अभी आपने बड़ी जो अच्छे हिंदू हो सकते हैं वो ईश्वर की पूजा पद्धति से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। शेब भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने ये कहा कि भाई जो शोरगुल मचाते हैं, शोरगुल मचा करके ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, धर्म के असली फॉलोअर नहीं हो सकते। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि धर्म तो धारण करने की चीज है, धर्म को पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह से ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर लाउडस्पीकर पर अजान क्या है? कई सिंगर्स को दिक्कत हुई, कई बड़ी बड़ी शख्सियतों को दिक्कत हुई, लाउडस्पीकर पर अजान क्या है? जिन सिंगर्स को दिक्कत हुई, आप कहें कहीं कुरान शरीफ में मेंशन है, कहीं हदीस में मेंशन है, कहीं मेंशन है क्या कि जिन सिंगर्स स्पीकर? मैं आपको जवाब देता हूँ, जिन सिंगर्स को दिक्कत हुई वही दुबई में जा करके अजान की आवाज़ सुनाते हैं और कहते हैं देखो कितना खूबसूरत है दुबई के अंदर। जिस जगहों से शेख साहब से पैसे मिल रहे होते हैं ना मोटे मोटे, वहाँ अजान की आवाज़ आपको मधुर सुनाई देती है। और बॉम्बे के अंदर जहाँ आपको लगता है कि मुसलमान उतने अमीर नहीं है, शेख साहब नहीं है, वहाँ पे आपको अजान की आवाज़ जो है ना कर्कश वाणी की तरह सुनाई देती है। ये दोगलापन है, नंबर 1। दूसरी बात, जब मंदिर के अंदर हमारे भजन होते हैं, आज तक किसी मुसलमान ने कभी नहीं कहा होगा कि मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर पे भजन क्यों हो रहे हैं या हनुमान चालीसा क्यों पढ़े। हमें कभी कतई नहीं दिक्कत हुई। जब हमें दिक्कत नहीं हो सकती है तो आपको अजान से क्या दिक्कत होती है? अजान से 5 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 3 मिनट से आप दिन भर नहीं चलते। हाँ, समझ पा रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से किसी भी इलाके में जिस जगहों में, जिन जगहों में घर दूर दूर तक होते हैं, मस्जिदें कम होती है, उन तक ये बात
आवाज इतनी देर के पहुंचने में। इंटरव्यू में मुझे लग रहा है कि हाँ, आपको दिक्कत जो है हिंदू से नहीं है, आपको दिक्कत आरएसएस से ज्यादा है। डर 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 लगता है शायद आपको, आरएसएस, आनुषांगिक संगठन, है ना, हाँ, मुझे डर लगता है कि माधव सदाशिव गोलवरकर जैसे नामों पर, मुझे रज्जू भैया जैसे नाम पे, मुझे अपने लिए मोहन भागवत जैसे नाम पे, केसी सुदर्शन जैसे नाम पर, है ना। मुझे भारत के लोगों के लिए डर लगता है, मुझे अपने दलित भाइयों के लिए डर लगता है कि अगर ये आरएसएस हावी हो गया और इन्होंने मनुस्मृति लागू कर दी तो यहाँ पे वही वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी जिसमें दलितों को मलीन बस्तियों तक छोड़ दिया गया। उनको उसके एक कुएं से पानी पीने का 100 साल अधिकार में नहीं, हावी नहीं हुआ, पढ़ने का अब अधिकार कब नहीं। हावी होगा? नहीं, आज भी कोई दलित घोड़ी चढ़ता है उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, पुलिस को ऑर्डर कहाँ? देना पड़ता है, कोर्ट कहाँ? को ऑर्डर। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर, रतलाम के अंदर ये घोड़ी चढ़ने पे मारा गया है। यहाँ से राजस्थान के अंदर सैकड़ों केसेस से मैं आपको डेटा उठा के दे देता हूँ। आज भी यहाँ से मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ से कोई दलित अगर उसके ऊंची जाति के हैंडपंप से पानी पी लिया तो उसको मारा जा रहा है। सैकड़ों वीडियोस हम आपको उठा के दिखा देते हैं। आज यहाँ से दलित बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आज भी वो मलिन बस्तियां यहाँ से जो ऊंची जाति के हमारे हिंदू भाई उनके आसपास नहीं, उनकी फिक्र करने वाले हैं तो मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, इतने लोग तो हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आरएसएस मुसलमानों के साथ भी ऐसा करने के बारे में विचार करती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मुसलमान उनका मोहरा है लेकिन असली निशाना उनका दलितों के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आरएसएस पहले तो मुसलमानों को निशाना बना के दलितों को चूरन देती है कि तुम हिंदू हो जाओ। जिस दिन मुसलमान उस अस्तित्व तक वहां तक खत्म होगा, जब उसकी ये चीजें खत्म हो जाएगी और वो अपनी इसमें कामयाब हो जाएंगे, फिर उनका अगला टारगेट यही दलित होंगे। आपको याद होगा कि जब सावित्रीबाई फुले, अभी आप देख लिया गूगल ने एक डूडल लगाया इनका फातिमा सना शेख का। फातिमा शेख कौन थी? फातिमा शेख वो थी जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाना चाहती थी दलित बच्चों को, उनके पास सामंतवादी ताकतों ने उसका विरोध किया, उनके साथ जुल्म की, ज्यादती की, खोलने नहीं दी। यही फातिमा शेख जो उनकी दोस्त थी और उनके भाई, उन्होंने कहा कि हम आपको स्कूल में साथ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे। उनके भाई ने स्कूल खोलने में मदद की और फातिमा शेख पहली महिला टीचर जो है वहाँ पर रही और जो दलित बच्चों को पढ़ाती थी, बाकी लोगों को पढ़ाती थी। वहीं से जय भीम का कॉन्सेप्ट निकला। जब भी यहाँ से दलित साथियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अंबेडकर साहब जब यहाँ से राजनीतिक अवसाद में चले गए थे, जब कांग्रेस ने बॉम्बे से उनको हरा दिया था और हटा दिया था, तो यही मुसलमान थे कलकत्ता के जिन्होंने कहा कि आप आइए और हम आपको यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजते हैं। सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जब राजनीतिक अवसाद में चले गए थे, उससे पहले ही यहाँ से 1923 से लेकर 1931 तक वो बहिष्कृत भारत उनकी एक बाई वीकली मराठी में छपती थी। उसमें इस्लाम के बारे में उनको अलग से कॉलम लिखते थे और 1927 के महासंवाद में उन्होंने कहा था कि यहाँ से कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, और उन्होंने वहां पे मनुस्मृति को जलाया था। हम इससे डरते हैं कि कहीं दोबारा बाबा साहब के लोगों के साथ ऐसी परेशानी ना पेश आ जाए, क्योंकि आज वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कल उनको टारगेट करेंगे। इसलिए हम इस आरएसएस से डराना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने इनको आज नहीं रोका तो आपके लिए संविधान भी खत्म हो जाएगा और भारत की जो भारतीयता है वो खत्म। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जुबान से आप सुनिए कि अगर हम 400 सीट लेंगे आएंगे तो संविधान बदल देंगे। रामनाथ कोविंद याद है? ये पॉलिटिकल स्टंट से कुछ नहीं होगा। रामनाथ कोविंद याद है? सबसे ऊंचा दर्जा राष्ट्रपति का ही तो होता है ना। मुझे पता है बिल्कुल इस बारे में। आज देख लीजिए, रामनाथ कोविंद जी अगर किसी मंदिर चले जाएं तो उस मंदिर में जाने नहीं देते। वो छोड़िए, आपने अभी ये बात कही, आपने अभी समाज के तौर पर बात कर रहा हूं। आपने इशारा करके ये कहा कि दलितों पर जुल्म हो रहा है, दलितों पर ज्यादती की जा रही है। आप मेरे को एक ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए कि रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के गर्भ जहां पर है, जो एकदम मेन जगह पे जहाँ पे पुजारी वहां मौजूद रहते हैं, वहां अगर रामनाथ कोविंद जी जा सकते हैं तो बता दीजिए। नहीं तो सोमनाथ मंदिर के गर्भ में जा सकते हैं तो बता दीजिए। कोई भी ऐसा मुसलमान आपको देश का नहीं मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो मक्का या मदीना या फिर यहाँ से जन्नतुल बकी में नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा मुसलमान दुनिया का नहीं मिलेगा जिसको इस बुनियाद पर यहाँ से। आपके यहाँ भी तो पसमानदा अशराफ में क्या होता है? यही तो होता है। आप दिखा दीजिए पसमानदा और अशराफ में होता क्या है? ऐसी आप तस्वीर दिखा दीजिए पसमानदा और पसमानदा और सैयद और अंसारी के सभी देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें लेकर फिक्र की।
आप वो सुने हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बगल में अंसारी भी हैं, बगल में शेख भी है, बगल में पठान भी है, एक सफ में नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले यहाँ से अंसारी भी हों, कुछ भी हों, यहाँ से लेकिन मुसलमान पसमानदा हैं। के घर में बकरी तो कभी है, आप बुक नहीं है। नहीं नहीं, आप कभी दिखा दीजिए कि भाई ये मुसलमान गरीब है, तो है, या मुसलमान लेकिन पसमानदा डेनिम में है, नजर कम तो आता वो है। मक्का मदीने में काबा शरीफ को नहीं छू सकता, या उस यहाँ से पत्थर को हजर अस्वद को नहीं छू सकता, या वो जो है यहाँ से जन्नतुल मोअल्ला में नहीं जा सकता। आप एक तस्वीर, क्योंकि इस्लाम के अंदर इस जाति व्यवस्था का कोई यहाँ से, कुरान के अंदर इस बात की कोई यहाँ से तलखी नहीं। हाँ, अल्लाह ने खुद कहा कुरान में कि हमने तुम्हें कबीलों कबीलों में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। भारत और पाकिस्तान के अलावा ये शेख सैयद पठान पूरी दुनिया के मुसलमानों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ही अभी भी जातिवादी व्यवस्था से थोड़ी ग्रसित हैं, जो यहाँ से उनके ये चीजों में लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जाति व्यवस्था मुसलमानों के अंदर धार्मिक बुनियाद पर नहीं है। जैसे राजनेताओं का मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला क्यों नहीं नजर आता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाला क्यों नहीं नजर आता? कौन मना कर रहा है? शुएब साहब, कौन मना कर क्यों रहा है? नहीं नजर आता? नहीं, कौन मना कर रहा है? आप जैसे जो पॉलिटिशियन मुसलमान होते हैं वो तो बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े साहित्य की बातें करेंगे, आरएसएस की बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे। बंच ऑफ थॉट्स उठा के देख लीजिए आप। बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर मैं जानता था कि आपकी जबान पर बंच ऑफ थॉट्स आना ही आना। कहा कि भारत में दो ही दुश्मन है हमारे हिंदुओं के, वो मुसलमान और ईसाई। मुसलमान और ईसाई ना, शायद इसी की वजह से इंस्पायर होकर के अरविंद केजरीवाल ने अभी जो अनाउंसमेंट किया 18,000 ग्रंथियों के लिए। हाँ, ग्रंथी और पुजारी अच्छा लगा होगा ना, अच्छा लगा ना। लेकिन यहाँ से पुजारियों को 18,000, लेकिन किसी मौलवी साहब या पादरी के लिए नहीं अनाउंसमेंट किया उन्होंने। और इमाम को लेकर के आपने एक आंदोलन भी छेड़ दिया, इमामों की तनख्वाह को लेकर। क्योंकि इमामों की तनख्वाह जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने राजकीय कोष से नहीं देते थे, वो वक्फ बोर्ड की जमीनों से आता था। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, उसी के पैसे से उसी को पैसे दिया, उसके में 17 महीने से आपने लटका रखा है। इस पॉडकास्ट के कंक्लूजन की तरफ चूंकि बढ़ रहा हूं, इसलिए मैं आपके दिल के करीब कुछ नाम लूंगा, क्योंकि हमारे आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या है? भारत है। भारत क्यों दिल के करीब? भारत है ना। आपके करीब नहीं है? हमारे आपके, मैंने बोला तो हमारे आपके दिल के, मेरे दिल के करीब हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया मेरे करीब, आई रिपीट, मेरे दिल के करीब भारत भी है, भारत का संविधान है, भारत के लोग हैं, भारत की विविधता है। मैंने हिंदुस्तान तो कहा नहीं था, मैंने हिंदुस्तान कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना। अच्छा, अब आ तो जाते हैं हम। मेरे अपने अजीज 140-145 करोड़ हिंदुस्तानियों के अजीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैंने जब ये नाम लिया तो आपकी जो आंखें हैं, आपकी आईबॉल्स और छोटी सी होने लगी, मतलब मुझे ऐसा लगा। और प्लस जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां पर मैं पैदा हुआ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुझे ये दोनों शख्सियत बहुत पसंद है और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि इन्होंने विकास का नया पैमाना गढ़ा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जितनी लचर थी उसे दुरुस्त किया। उत्तर प्रदेश में जो माफिया डॉन थे उनका अंत हुआ। उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलता है। ठीक इसी तरह से जब भारत की बात करते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक है, कश्मीर से 370 हटा, इतिहास बदला, आज पाकिस्तान के घर में घुसकर भी मारते हैं। इन दोनों शख्सियत को लेकर के मेरे दिल में बहुत प्यार है, चूंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं और जिस यूपी का मैं रहने वाला हूं मेरे मुख्यमंत्री हैं। आपको आपके प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस चेयर की, उस पोस्ट की इज्जत करनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें उसकी आइडियोलॉजी से बहुत एतराज़ है। मैं उनकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। मैं उस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता जिसमें वो कहते हों कि अगर दूसरी सरकार आ जाए। उनकी आइडियोलॉजी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, आपने इतना लंबा सवाल किया तो मैं एक एक करके बारी बारी से सबका जवाब। प्रधानमंत्री जी की असली आइडियोलॉजी ये है कि मुसलमान जो है वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन कर जो है वो बांट दिए जाएंगे मुसलमानों को। ये आइडियोलॉजी है उनकी। असली आइडियोलॉजी ये है कि ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जैसे CNRC आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री जी की असली आइडियोलॉजी जो है ना, वो ये है कि वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की असली आइडियोलॉजी गुजरात दंगे से भी जुड़ी है, उसको भी आप देखेंगे।
तो उस ऐतिहासिक प्रकोष्ठ से लेकर अभी 10 सालों में जो उनका ये रहा है कि वो कहते तो हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से उनकी ही राज्य में मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा बढ़ी, उनकी ही राज्य में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत फैलाया गया। तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नहीं हैं एक व्यक्तित्व के बुनियाद पर। हाँ, हम उनके पद की गरिमा के ख्याल रखते हुए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। दूसरा सवाल, अगर योगी आदित्यनाथ जी को आप मानते हैं कि वो उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया है, तो राशिद हाशमी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ और इसको चलाइए आप बढ़िया से और दिखाइए पब्लिक को। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप योगी जी से कह के भी उस मुरादाबाद के उस डॉक्टर वाले सिटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर आप घर लेकर के दिखा दीजिए, मैं भी योगी आदित्यनाथ जी का फैन हो जाऊंगा आपके लिए। ठीक। नंबर 2, तीसरी बात आपने ये कही कि यहाँ से कि भाई पूरा देश ऐसा मानता, मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र में सब कोई एक किसी को प्रिय मानते हैं। 33% वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। उस 33% के लिए तो वो लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन 67% जनता जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, प्रधानमंत्री जी के चेहरे के खिलाफ वोट दिया, उनके लिए वो लोकप्रिय नहीं है। अब हम आते हैं अपने लास्ट राउंड अप पे, रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगा और जल्दी जल्दी सवालों के जल्दी जल्दी ही आंसर्स आपकी तरफ से आने चाहिए। शुरू करें जी। जुबान जहरीली या मीठी? हक बात बोलना चाहिए। हिंदू या मुसलमान? भारत। दलित या मुसलमान? जय मीम जय भीम। भारत या हिंदुस्तान? भारत। मोदी या ओवैसी? ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? दोनों। दंगाई या खामोशी पसंद? विक्टिम, मजलूम और हक परस्त। मुसलमान विक्टिम या फिर मुसलमान एक ऐसा हथियार जो आपके हाथों में खेलता है? पीड़ित और मजलूम। अगर मुसलमान पीड़ित है तो दंगाई कौन है? कपिल मिश्रा। नजर में, शुएब जमई की नजर में दिल्ली है या हिंदुस्तान है? दिल्ली है और भारत है। किंग बनेंगे या किंग मेकर दिल्ली में? जो भी बनेंगे, लेकिन हमारे बगैर किसी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों पॉलिटिक्स ब्रेकर बनते हैं आप? हम चाहते हैं मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े और मजबूत आवाज दिल्ली सदन के अंदर गूंजे। अगर किंग मेकर बने तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या आम आदमी पार्टी के साथ? हम बीजेपी को रोकने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। परहेज केजरीवाल से है या कांग्रेस से? हर उन ताकतों से हैं जिन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। एक आखिरी सवाल, वोट बांटेंगे, वोट काटेंगे या वोट बटोरेंगे? हम यहाँ दिल्ली जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शुएब जमई जी। सबसे खास बात यह है कि मुश्किल, टफ, कटीले और पथरीले सवालों का जवाब आपने फैक्ट के साथ में दिया है। हालांकि मैं ये ऑन एयर कहना चाहूंगा कि मेरा आपका विचारों का मतभेद पिछले 6-7 सालों में है। न जाने कितनी डिबेट्स हमने साथ में की होंगी, लेकिन हाँ, विचारों के मतभेद में भी जब फैक्ट के साथ में जवाब दिया जाता है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं प्रोफेशनली। मैं पर्सनली हो सकता है मेरे और आपके बीच ये वैचारिक मतभेद आगे भी जारी रहे, लेकिन फिर भी इस इंटरव्यू में आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, मुश्किल सवालों का आपने सामना किया, ईमानदारी के साथ आपने जवाब दिया और हाँ, एटलीस्ट आप हिपोक्रिट नहीं रहे, आप मध्यमार्गी नहीं रहे। आपने ये बता दिया कि आपकी पॉलिटिक्स किस तरफ की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। राष्ट्रवादी राशिद के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एपिसोड में इसी तरह की एक आक्रामक शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।